हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। वन नेशन वन इलेक्शन पैनल बनाया था प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के अंडर, और उस पैनल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। उस पैनल की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस आ गई है और उसका ये कहना है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। दोस्तों, एक डिटेल में वीडियो इस पर्टिकुलर पैनल के बारे में, साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में और साइमल्टेनियस इलेक्शंस के क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जिसको देख सकते हैं और एनालिसिस समझ सकते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि इस कमिटी ने क्या रिकमेंड किया है और उसके पीछे उन्होंने क्या लॉजिक या रीजनिंग दी है। सबसे पहले, इस कमिटी का गठन हुआ था 2023 में, जिसके चेयरपर्सन थे एक्स प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद। इसके अलावा और भी कई सारे इस कमेटी में मेंबर्स थे। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई है, तकरीबन 18,000 पेजेस की रिपोर्ट है और उसकी फाइनल समरी जो है वो 250 से 275 पेजेस की है। और उसमें आप अगर सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशंस पे ध्यान देंगे तो रिकमेंडेशंस कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो कमेटी से पूछा गया था कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए, तो कमेटी ने यूनानिमसली ये कहा है कि यस। Therefore, the commission is saying, or the committee is saying, that the government has to develop a legally tenable mechanism in order to have a simultaneous cycle of election. इसका मतलब लोकसभा, legislative assemblies और eventually even पंचायत and municipalities में एक ही साथ इलेक्शन होने चाहिए, ऐसा यहां पे इस कमेटी ने कहा है। आफ्टर understanding or after giving this recommendation, the second question comes to be that what are they actually programming, what is the calendar that is supposed to be there। तो कैलेंडर के हिसाब से ये लोग कह रहे हैं कि हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि विधानसभा, इनको पहले सिंक्रोनाइज करो। मैं बताऊंगा आगे कि कैसे सिंक्रोनाइज करना है। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव है, पहले उनको सिंक्रोनाइज करो, उनको एक साथ करवाओ, और फिर उसके बाद ऐसा मैकेनिज्म बनाओ जिससे म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शन 100 डेज के अंदर अंदर हो जाएं, असेंबली और लोकसभा के इलेक्शंस के। सो for example, if the Lok Sabha or assembly elections are held in March sometime in the future, this won't happen in 2024 but this might happen in 2029। तो अगर लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव कभी मार्च में होते हैं तो उसके 100 दिन यानी तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर जून तक आप पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के भी इलेक्शन करवा दो। अब इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। सबसे पहली चीज कि आपको संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में पैरिटी लानी पड़ेगी इन तीनों किस्म के इलेक्शन में। क्यों भला? क्योंकि विधानसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, लेकिन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो अब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म में बदलाव लाने तो पड़ेंगे और कमेटी ने यह भी बताया है कि क्या बदलाव लाने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले यह समझिए कि फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट स्टेप कैसे लिया जाएगा, यानी लोकसभा के चुनाव को लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ कैसे सिंक्रोनाइज किया जाएगा। तो कमेटी का कहना है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं फ्रेश, ठीक है, जब लेटेस्ट लोकसभा के चुनाव होंगे, विच मे बी दिस पर्टिकुलर इलेक्शन और मे बी 29 के बाद से अप्लाई करे, यू डोंट नो। लोकसभा की पहली सिटिंग के टाइम पे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन दे और उस नोटिफिकेशन के थ्रू ये कहें कि देखो, ये जो डेट है इस नोटिफिकेशन की, यानी आज की जो डेट है, उसे हम बोल रहे हैं अपॉइंटेड डेट। क्या बोल रहे हैं? अपॉइंटेड डेट। अब अपॉइंटेड डेट के बाद जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं, अपॉइंटेड डेट के बाद जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, उनकी टर्म सिर्फ तब तक चलेगी जब तक लोकसभा की टर्म चल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद
प्रेसिडेंट कहते हैं कि अपॉइंटेड डेट आज है, ठीक है, सम टाइम इन जून 2024। तो अब जून 2024 से लेके जून 2029 तक या मई 2029 तक लोकसभा की टेन्योर है ना, क्योंकि लोकसभा के 5 साल की टेन्योर होती है। प्रेसिडेंट कहेंगे कि जून 2024 से लेकर मई 2029 तक जो भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं, उनको चुना तो जाएगा बट उनकी टर्म 5 साल नहीं होगी, उनकी टर्म होगी अप टिल मई 2029। तो मान लीजिए कि दिल्ली में चुनाव होते हैं 2025 में, ठीक है, या किसी और स्टेट में, राजस्थान में चुनाव होते हैं 2028 में, तो उनकी टर्म 5 साल की नहीं होगी, उनकी विधानसभा की टर्म मई 2029 तक ही होगी। दैट इज टिल द टाइम लोकसभा एंड्स एंड दैट कैन सिंक्रोनाइज द स्टेट्स विद द लोकसभा। यही आइडिया लग रहा है ना। तो जैसे ही ये सिंक्रोनाइज होगा, सिंक्रोनाइज मतलब कि मई 2029 में उन सभी विधानसभाओं के इलेक्शंस जो हैं वो होंगे और लोकसभा का भी इलेक्शन होगा। तो सबसे पहला कदम होगा आपका लेजिस्लेटिव असेंबलीज को सिंक्रोनाइज करना। इसके बाद स्टेप नंबर टू विल बी टू होल्ड द पंचायत इलेक्शंस और द म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस विदिन 100 days ऑफ दिस। और स्टेट्स के पास यह पावर होती है कि वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को प्रीमेच्योरली भी डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब स्टेट्स की सहमति भी चाहिए होगी इसमें, और मैं बताऊंगा अभी आगे कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में क्या कहा है। नाउ व्हाट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दैट नीड टू बी मेड? वन थिंग इज वेरी क्लियर कि अगर आपने तीनों को सिंक्रोनाइज करना है, विधानसभा, लोकसभा और पंचायत म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन को, चुनाव को सिंक्रोनाइज करना है, तो आपको उनके चुनाव को एक ही आर्टिकल में डालना पड़ेगा। इसीलिए इस कमीशन ने कहा है कि आर्टिकल 324 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला आर्टिकल है, उसमें एक 324A डाला जाए, जिसमें यह लिखा जाए कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का जो चुनाव होगा वो असेंबली के साथ या लोकसभा के साथ होगा। फिर उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 325 में भी आपको बदलाव लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक ही टाइम पे एक ही साथ चुनाव करवाना है तो इलेक्टोरल रोल या वोटर की लिस्ट भी सेम बनानी पड़ेगी। तो एक सिंगल इलेक्टोरल रोल और सिंगल वोटर आईडी कार्ड आपको बनाना पड़ेगा। इसमें अभी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आनी बाकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं वो अलग होती हैं, जो लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी है उसकी बाउंड्रीज अलग होती है। तो अब आप अगर एक ही वोटर आईडी बनाओगे तो मेरी लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी और मेरी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी होगी एज अ वोटर, इसमें कंफ्यूजन होने के काफी चांसेस हैं। तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज प्रॉपरली दोबारा से करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मोस्ट प्रोबेबली ये पर्टिकुलर प्रावधान अप्लाई होगा। इन एनी केस इस कमेटी का यह कहना है कि क्योंकि आप पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से जुड़ा प्रोविजन चेंज कर रहे हो और लोकल बॉडी स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, इसलिए अगर आपने पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन भी लोकसभा विधानसभा के साथ कराने हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 50% स्टेट्स के कंसेंट के साथ ही कर सकते हो। इसका मतलब अगर 50% स्टेट्स एग्री करते हैं तभी यह वाला अमेंडमेंट आ सकता है। बट कमिटी ने कहा कि असेंबली और लोकसभा, यानी राजस्थान असेंबली, पंजाब असेंबली और लोकसभा के चुनाव अगर इकट्ठे करवाने, उसके लिए स्टेट्स का कंसेंट नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट द कमिटी सेज। और यह बात आपने ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे, अभी तो यह रिकमेंडेशन है, आगे देखेंगे कि इनमें से किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है। इसके अलावा अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा तो वहां पे मैंने कंसर्न रेज किया था और बहुत सारे लोगों ने कंसर्न रेज किया था कि अगर मैं मान लीजिए अलाइन कर भी देता हूं कि मई 2029 में सभी लोकसभाओं में और सभी एक लोकसभा में और सभी असेंबलीज में इकट्ठे चुनाव हुए, लेकिन उसके बाद किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया, या उसके बाद किसी स्टेट में गवर्नमेंट सरकार गिर गई, या उसके बाद किसी स्टेट में हंग असेंबली आती है ना, तब क्या होगा? तब नया चुनाव करना पड़ेगा और वो नया चुनाव 5 साल बाद लोकसभा के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो सकता है। 2 साल बाद अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो सिंपल लॉजिक है।
क्या सिंपल लॉजिक? आप रिगार्डलेस ऑफ कितने टाइम बाद सरकार गिरती है, मान लीजिए पंजाब में चुनाव होते हैं मई 2029 में, मई 2029 में, और 2032 में जो है सरकार गिर जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लूज कर जाती है, सरकार गिर गई है ना। लेकिन अभी तो 2 साल पड़े 2034 तक, तो जो नए इलेक्शन होंगे, न्यू इलेक्शन होंगे, और उसके बाद जो नई लोकसभा आएगी, दैट विल ओनली बी फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म, इट विल नॉट कम फॉर अनदर 5 years, है ना। तो अभी क्या होता है, अगर सरकार गिर जाती है, दोबारा चुनाव होते हैं, प्री मैच्योर इलेक्शंस होते हैं 4 साल या 3 साल बाद, तो 5 साल के लिए सरकार आती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव है, उसके साथ ही आपने असेंबली के चुनाव करवाने। दिस इज व्हाट द कमिटी हैज रिकमेंडेड, दैट व्हेन द न्यू गवर्नमेंट कम्स, देन इट शुड कम फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। तो मान लीजिए पंजाब के केस में अगर 2032 में दोबारा चुनाव होते हैं 29 के बाद, तो वो सरकार सिर्फ 1.5 या 2 साल चलेगी, 2034 में दोबारा इलेक्शन होंगे पंजाब। एंड टू डू दिस यू विल हैव टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, because the constitution specifies the duration of both Lok Sabha and Vidhan Sabha, and it also says कि 5 साल का टेन्योर होगा अगर नई लोकसभा आती है। इसलिए आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन भी के अंदर भी इन आर्टिकल्स को भी अमेंड करना पड़ेगा, जिसकी हमने उस लेक्चर में बात भी की थी। आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इसको बदलना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए भी, अमेंडमेंट के लिए भी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेट्स की कहां रिक्वायरमेंट है? पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में। तो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर कमिटी ने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, अभी उन ऑप्शंस को लीगली और एक्सप्लोर किया जा सकता है, और देखते हैं कि सरकार कब से इसे अप्लाई करती है। सर, इस कमिटी की रिपोर्ट में केशव नंदा भारती की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को साइट किया गया है बड़ी इंटरेस्टिंगली। उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट, और ये सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है, एवरी कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू एंड्योर फॉर लॉन्ग। तो इसीलिए उसे इलास्टिक होना चाहिए, यानी समय के साथ साथ, समय की रिक्वायरमेंट के साथ बदलना चाहिए। जैसे सोसाइटी ग्रो करती है उसे भी चेंज होना चाहिए, और इसीलिए वो इस चेंज को जस्टिफाई करते हैं। बिफोर आई टॉक अबाउट इफ दिस मूव इज जस्टिफाइड और नॉट, एंड आस्क यू गाइज वन मेजर अनाउंसमेंट फॉर यू। अगर आप लोग प्रीलिम्स 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि रिवाइज कैसे करना है टॉपिक्स को, कौन से टॉपिक्स प्रायोरिटी वाइज पहले और कौन से बाद में करने चाहिए, और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में कुछ गैप्स हैं और आप फाइनल एज लेना चाहते हैं वो 10, 20, 25 नंबर का प्रीलिम्स के अंदर, तो हम आपके लिए लेके आए हैं रैपिड रिवीजन कोर्स फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स 2024। ये कोर्स के अंदर आपको एक्सटेंडेड सेशंस के दौरान 50 घंटों के आसपास में 1500 टॉपिक्स कवर करवाएंगे ऑफ ऑल जीएस सब्जेक्ट्स। इतना ही नहीं, आपको फुल लेंथ टेस्ट्स भी इसमें अवेल होंगे, इंक्लूडेड होंगे इसके अंदर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, और सेक्शनल एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। इसके अलावा ये सिर्फ जीएस नहीं, सीसैट के लिए भी ये कोर्स अवेलेबल है, और आप कॉम्बाइंड सीसैट प्लस जीएस का कोर्स भी अवेल कर सकते हैं। शुरुआत में, स्टार्टिंग में हम डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं 10% डिस्काउंट, 10%, रैपिड 24। और अगर मैं आपको इसका शेड्यूल दिखाऊं, तो शेड्यूल में हमने ये प्लान करके, इस प्लान से शेड्यूल बनाया है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कवरेज, लेकिन जो स्पेसिफिक पेन पॉइंट्स हैं, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पॉलिटी गवर्नेंस की बात करता हूं और गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करता हूं, तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट thousands of schemes will not be covering in the class. We'll be covering the most relevant and important priority wise schemes, and it is logical as well. 1000 स्कीम आप पढ़ के जाओगे, कंटेंट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन याद उसमें से कितनी रहती है ये मैटर करता है। तो हम फोकस, आपका जो है सामान कलेक्शन का, सिलेबस या कंटेंट कलेक्शन का काम जो है कम होगा। सेकंड, क्योंकि आप 6 से 8 घंटे क्लास लगाएंगे तकरीबन, इट विल बी अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्लास, तो आपका रिवीजन या सिटिंग भी इंप्रूव होगी, और आपको टॉपिक्स लिस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब मेरा ये टॉपिक रह गया, ये टॉपिक रह गया। जो जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं क्विकली रिवाइज होती जाएंगी।
तो ये हमारा जो कोर्स है बहुत ही पॉपुलर रहा है स्टूडेंट्स के अंदर, और इसकी मदद से 5, 10, 15 नंबर प्रीलिम्स के अंदर एक्स्ट्रा एज गेन किया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा, इसलिए आपके लिए लेके आए हैं। रैपिड 24 कोड का इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट आपको मिले। तो वापस आते हैं सजेशंस या रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमिटी। तो भाई इस रिकमेंडेशंस के बाद ऐसे काफी आसार लग रहे हैं कि एटलीस्ट जब स्टेज 1 जो है यानी स्टेट असेंबलीज और लोकसभा, इनको सिंक्रोनाइज करने की कोशिश जरूर की जाएगी। हां, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस या लीगल चैलेंजेस अभी भी फेस करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टेट की विधानसभा से जुड़े प्रावधान बदलते हैं तो क्या आपको स्टेट्स की कंसेंट चाहिए या नहीं? पंचायत वाले में तो चाहिए, लेकिन विधानसभा वाले में चाहिए या नहीं? दिस इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क एंड probably will come to know about it in the near future. अब आप क्या करना, आप डिस्क्रिप्शन में जो मैंने वीडियो का लिंक दिया है उसे देखना, और उसको देखने के बाद अपने कमेंट्स मुझे बताना, डू यू थिंक साइमल्टेनियस इलेक्शन शुड बी देयर, यस और नो, और एटलीस्ट वन रीजन यू गिव फॉर इट। बिना जस्टिफिकेशन के मत लिखना, लिख देना अगर यस नो लग रहा है, लेकिन कोशिश करना एक रीजन आप दो, लेजिटिमेट रीजन। देखते हैं कि आपका इस बारे में व्यू क्या है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। नमस्कार।